हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। अब तक हमने इंडेस 32109 यानी कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का अपन ने रिवीजन कर लिया था। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है कंसोलिडेशन एंड सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ग्रुप एंटिटीज़ का मतलब सीएफएस कैसे बनाते हैं और उसका सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं। 3 इंडेस इसमें कवर करेंगे, 1110, 111 और 28। ठीक है। तो इंडेस 110 कंसोलिडेशन ऑफ द फाइनेंशियल अकाउंट्स की बात करते हैं। तो दिस इंडेस प्रोवाइड्स अकाउंटिंग फॉर द सब्सिडरी। सबसे पहले इंडेस 10 की बात 110 की बात कर लेते हैं। तो ये कंसोलिडेशन की बात करता है इसकी सब्सिडरी की बाय पेरेंट कंपनी को कंसोलिडेशन करना होता है सब्सिडरी कंपनी के अकाउंट्स को इन द सीएफएस ऑन द सब्सिक्वेंट डेट्स। सब्सिक्वेंट डेट मतलब एट ईच ईयर एंड एंड आफ्टर द एक्विजिशन डेट। एक्विजिशन डेट के बाद के जितने भी सब्सिक्वेंट डेट आती है उस डेट को उनको कंसोलिडेशन करना होता है। कंसोलिडेशन प्रोसीजर एट ईच ईयर एंड फॉर द सब्सिडरी। क्या प्रोसीजर होता है? पेरेंट कंपनी शुड अप्लाई द फॉलोइंग स्टेप फॉर प्रिपेयरिंग द सीएफएस। स्टेप 1 में क्या करना पड़ेगा? शेयर ऑफ पेरेंट का कंपनी का जो शेयर ऑफ पेरेंट कंपनी है वो परसेंटेज है इन सब्सिडरी कंपनी। कंसोलिडेशन की डेट के दिन उसका कितना परसेंटेज शेयर है वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। स्पेशली गिवन तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन अगर आपको नहीं दिया है तो नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ द सब्सिडरी कंपनी हेल्ड बाय द पेरेंट कंपनी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ द शेयर्स इश्यूड बाय द सब्सिडरी कंपनी मल्टीप्लाइड बाय अपन को 100 कर देना है तो परसेंटेज निकल के आ जाएगी। स्टेप 2 में क्या करना है? शेयर ऑफ द नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, यानी कि जितने सब्सिडरी पेरेंट कंपनी के पास शेयर्स है उसके अलावा जितने भी लोगों के पास शेयर्स है यानी कि नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है, उसको कैसे निकालते हैं? शेयर्स ऑफ द एनसीआई परसेंटेज इन द सब्सिडरी कंपनी ऑन द कंसोलिडेशन डेट या तो गिवन होगा या फिर 100% माना जाएगा शेयर्स ऑफ द पेरेंट कंपनी। ठीक है, या तो दिया हुआ होगा या फिर अपन ये मानेंगे कि या तो 100% शेयर ऑफ द पेरेंट कंपनी होगा, यानी कि पेरेंट कंपनी 100 में से पेरेंट कंपनी का शेयर घटा देंगे तो वो निकल के आ जाएगा। जैसे सपोज करो पेरेंट कंपनी के पास 60% शेयर है तो 100 में से 60 लेस कर देंगे तो एनसीआई निकल के आ जाएगा 40%। ठीक है। स्टेप 3, आप डेट ऑफ एक्विजिशन आप डिसाइड करोगे, फिर डेट ऑफ कंसोलिडेशन आप किस तारीख को कंसोलिडेशन कर रहे हो वो आप डिसाइड कर लो। स्टेप 5 में आप क्या बनाओगे? एनालिसिस ऑफ द रिजर्व ऑफ द सब्सिडरी। सब्सिडरी के जो रिजर्व्स है उनका एक एनालिसिस स्टेटमेंट बनाएंगे। स्टेटमेंट ऑफ द एनालिसिस ऑफ द रिजर्व्स ऑफ द सब्सिडरी, किस डेट को जिस दिन आपने एक्वायर करा है। पर्टिकुलर्स प्री एक्विजिशन रिजर्व ऑफ द सब्सिडरी, यानी कि एक्विजिशन करने से जस्ट पहले उसके क्या रिजर्व थे कंपनी के, सब्सिडरी कंपनी के, उनको अपन ले लेंगे बैलेंस इन द रिटेन अर्निंग, बैलेंस इन द जनरल रिजर्व, अदर एडजस्टमेंट टोटल। तो ये आगे प्री रिजर्व। पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व ऑफ द सब्सिडरी, उस केस में पोस्ट एक्विजिशन के बाद आपकी रिटेन अर्निंग्स क्या आती, जनरल रिजर्व क्या आते, अदर रिजर्व क्या आते, तो वो आपके पोस्ट एक्विजिशन के रिजर्व का बैलेंस आ जाएगा, टोटल आ जाएगा। टोटल के बाद में शेयर ऑफ द पेरेंट कंपनी इन द पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व ऑफ द सब्सिडरी। अब ये जो पोस्ट एक्विजिशन का जो शेयर है उसको अपन पेरेंट में और एनसीआई में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, जो कि प्री एक्विजिशन यानी कि पोस्ट एक्विजिशन के बाद के जितने भी प्रॉफिट और उसने रिजर्व उसने कमाया है यानी कि जो चेंजेस हुआ है वो अपन इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अपन इसको थोड़ा सा एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज करो एक्विजिशन डेट 31 मार्च 2023 है, कंसोलिडेशन डेट आपकी 31 मार्च 24 है, यानी कि 31 मार्च 24 की बैलेंस शीट में हम इसको कंसोलिडेट कर रहे हैं। रिटेन्ड अर्निंग्स ऑफ द सब्सिडरी कंपनी एज ऑन 31 मार्च 2023 6 लाख थी और 31 मार्च 2024 8 लाख था, यानी कि रिटेन अर्निंग 6 लाख से बढ़ के कितना हो गया? 8 लाख हो गया। तो अदर रिजर्व्स ऑफ द सब्सिडरी 31 मार्च 23 को 1.5 लाख था और 31 मार्च 24 को 1.5 लाख है, बस इतने का उतना ही है। पेरेंट कंपनी का शेयर 80% है, एनसीआई का 20% है इन द कंपनी। तो एनालिसिस ऑफ द रिजर्व अपन कैसे बनाएंगे? पर्टिकुलर्स बना देंगे, प्री एक्विजिशन रिजर्व का बना देंगे, पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व का बना देंगे। रिटर्न अर्निंग बैलेंस है जून 31 मार्च 2023 का अपने पास कितना था? 6 लाख था। इंक्रीज इन रिटेन अर्निंग्स यानी कि पोस्ट एक्विजिशन का प्रॉफिट कितना आ गया? 31 मार्च 24 को 6 लाख बढ़ के 8 लाख हो गया, तो 8 माइनस 6 इक्वल टू 2 लाख। अदर रिजर्व्स और बैलेंसेज 31 मार्च 23 को 1.5 लाख था और
31 मार्च 24 को अभी 1.5 लाख गया तो प्री एक्विजिशन में 1.5 लाख लिख दिया, पोस्ट एक्विजिशन में कुछ भी इंक्रीज नहीं हुआ तो इसलिए उसको 0 कर दिया। टोटल अपन कर लेंगे, प्री एक्विजिशन का टोटल रिजर्व 7.5 लाख आ गया और पोस्ट एक्विजिशन का टोटल आ गया 2 लाख रुपये। अब इस 2 लाख को अपन डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे कितने में, 80 और 20 में। 80 किसका, पेरेंट का, 20 किसका, NCI का। अब कुछ स्पेशल एडजस्टमेंट देख लेते हैं अपन। इफ द सब्सिडरी कंपनी इज एक्वायर्ड इन बिटवीन ऑफ ए ईयर, अगर मान लो साल के बीच में अपन किसी सब्सिडरी कंपनी को एक्वायर करते हैं, देन द प्रॉफिट अर्न बाय द सब्सिडरी कंपनी इन दैट ईयर विल बी एलोकेटेड इन प्री एंड पोस्ट पीरियड इन द टाइम बेसिस। अगर सपोज करो साल के बीच में अपन किसी सब्सिडरी को एक्वायर करते हैं, उसके जो प्रॉफिट होगा वो प्री और पोस्ट में अपन क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यानी कि एलोकेट करेंगे। एलोकेट किस बेसिस पे कर सकते हैं अपन, या तो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन होगी या अपन टाइम बेसिस पे भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो 31 जून 2023 को कंसोलिडेशन डेट हुई और एक्विजिशन आपने 30 जून 2023 को आपने एक्वायर किया सब्सिडरी को, और कंसोलिडेशन की डेट आपकी 31 मार्च की 24 की है। रिटेन अर्निंग की बात करें सब्सिडरी कंपनी की तो 31 मार्च 2023 की 6 लाख थी, 31 मार्च 2024 की 8 लाख थी। शेयर ऑफ पेरेंट इज 80 और 20 इन द सब्सिडरी। ठीक, वही प्री एक्विजिशन प्रॉफिट अपन निकाल लेंगे। रिटेन अर्निंग्स जो कि 31 मार्च 23 की डेट का है, एक तो 31 मार्च 23 का 6 लाख का बैलेंस है, और इंक्रीज इन रिटेन अर्निंग्स कितना हुआ, 8 महीने से 2 लाख का इंक्रीज हुआ। अब इस 2 लाख में से आपका 2 लाख कितना है, 12 महीने का, तो आपने कितना महीना लिया, 3 महीना, तो 3 महीना तो प्री एक्विजिशन और 2 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 9 महीना, ये क्या हो गया, पोस्ट एक्विजिशन हो गया। तो ये हो गया 2, तो यानी कि 0.5, 1/2 हो गया, यानी कि 0.5 लाख तो प्री एक्विजिशन का प्रॉफिट हो गया और 1.5 लाख पोस्ट एक्विजिशन का प्रॉफिट हो गया, इंक्रीज इन द रिटेन अर्निंग। तो प्री और पोस्ट में ये क्या कर दिया अपन ने, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया टाइम बेसिस पे। ठीक, टोटल अपन कर लेंगे 6.5 लाख और 1.5 लाख। 1.5 लाख को फिर से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 80 और 20 में, तो 1.20 और 0.3 लाख। अब क्या करना है, ट्रीटमेंट ऑफ द डिविडेंड पेड बाय द सब्सिडरी कंपनी इन द करंट ईयर आफ्टर द एक्विजिशन डेट बट बिफोर द कंसोलिडेशन डेट। सपोज करो करंट ईयर में कंपनी जो सब्सिडरी है उसने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया, जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया एक्विजिशन के डेट के बाद का, लेकिन कंसोलिडेशन डेट से पहले का, तो उसका क्या ट्रीटमेंट करना है। इट इज़ ट्रीटेड एज इंट्रा ग्रुप आइटम एंड हैंस एलिमिनेशन इन द CFS एज फॉलोज। ये इंट्रा ग्रुप आइटम माना जाता है और एलिमिनेट करते हैं अपन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एडेड बैक टू द रिजर्व ऑफ द सब्सिडरी कंपनी इन द एनालिसिस ऑफ द रिजर्व ऑफ द सब्सिडरी कंपनी। जितना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया उसको ऐड बैक कर देंगे किसके रिजर्व में, सब्सिडरी कंपनी। या इफ द सब्सिडरी कंपनी इज एक्वायर्ड ऑन और बिफोर द बिगिनिंग ऑफ द करंट ईयर, then dividend paid by the subsidiary company in the current year is added to the post acquisition return earning of the subsidiary। अगर मान लो सब्सिडरी कंपनी को आपने एक्वायर किया है कब, करंट ईयर चालू होने से पहले या करंट ईयर चालू होने की डेट को, यानी कि 1 अप्रैल को या 1 अप्रैल से पहले अगर आपने एक्वायर किया है, और उसके बाद अगर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होता है तो सारा का सारा जो आपने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया वो पोस्ट एक्विजिशन रिटेन अर्निंग्स है, उस वाले पोर्शन में आप उसको ऐड बैक कर दोगे। इफ सब्सिडरी कंपनी इज एक्वायर्ड बिटवीन द करंट ईयर, देन डिविडेंड पेड बाय द सब्सिडरी कंपनी इन द करंट ईयर विल बी एडेड बैक टू द पोस्ट प्री एक्विजिशन रिजर्व एंड पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व ऑन द टाइम बेसिस। मतलब वही एलोकेशन हो जाएगा टाइम बेसिस पे। सपोज करो आपने साल के 1 अप्रैल तक आपने एक्वायर नहीं किया, 30 जून को आपने एक्वायर किया, यानी कि साल के बीच में आपने कर लिया, और उसके बाद अगर मान लो कोई डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट हुआ उसको क्या करेंगे, ऐड बैक करेंगे। ऐड बैक करके, अब ऐड बैक किस में करेंगे, प्री और पोस्ट में करेंगे ऑन द टाइम बेसिस में। शेयर ऑफ द पेरेंट कंपनी इन द डिविडेंड पेड बाय द सब्सिडरी कंपनी इज डिडक्टेड फ्रॉम द ग्रुप रिटेन अर्निंग। और जो पेरेंट कंपनी का जो शेयर है उसको अपन क्या करेंगे, ग्रुप
की जो रिटेन्ड अर्निंग्स है उसमें से अपन क्या कर देंगे, इसको लेस कर देंगे और सब्सिडरी कंपनी में ऐड कर देंगे। और शेयर ऑफ द एनसीआई इन द डिविडेंड पेड बाय द सब्सिडरी कंपनी इज डिडक्टेड फ्रॉम द एनसीआई। और एनसीआई का जो शेयर था डिविडेंड का वो अपन एनसीआई से लेस कर देंगे इन स्टेप में। और इसको थोड़ा सा एग्जांपल से समझ सकते हैं। एक्विजिशन डेट आपकी 31 मार्च 23 यानी कि ऑन और बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर का हो गया। कंसोलिडेशन 31 मार्च 2024 को कर रहे हैं। रिटेन अर्निंग्स की बात करें सब्सिडरी कंपनी की तो 3 लाख है, इसकी 8 लाख है। कंपनी ने क्या किया, डिविडेंड पे किया ऑन 1 नवंबर 2023 कितने का, 40,000 का। शेयर ऑफ पेरेंट वही 80 और 20 है। एनालिसिस ऑफ द रिजर्व ऑफ द सब्सिडरी कंपनी बनाते हैं। बैलेंस ऑफ द रिटेन अर्निंग्स एज ऑन 31 मार्च 23 कितना, 3 लाख का। इंक्रीज इन द रिजर्व 8 - 3 5 लाख का अपना इंक्रीज हो गया। और डिविडेंड पेड बाय द सब्सिडरी कंपनी ये क्या कर देंगे, सब्सिडरी कंपनी में एड बैक कर देंगे 40,000, तो 5.4 लाख आपका आ जाएगा। 3 लाख प्री एक्विजिशन, पोस्ट एक्विजिशन 5.4 लाख। शेयर वही डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 80 में और 20 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 4.32 और 1.08 आपका शेयर्स निकल के आ जाता है प्रॉफिट्स में। शेयर ऑफ द पेरेंट एंड एनसीआई इन द डिविडेंड पेड बाय द सब्सिडरी कंपनी ऑफ 40,000। अब पेरेंट कंपनी में क्या होगा, पेरेंट कंपनी का शेयर कितना है 80%, तो 32,000 डिडक्ट हो जाएगा ग्रुप के रिटेन अर्निंग से और 8,000 आपको डिडक्ट कर देना है एनसीआई से। ठीक है, एनसीआई से आपको डिडक्ट कर देना है पूरा का पूरा, क्योंकि ये इधर एडबैक हो गया। तो अब एडबैक करने के लिए इधर से आपने जो प्रॉफिट में ऑलरेडी इंक्लूड कर रखा है उसको आपको लेस करना पड़ेगा। एग्जाम्पल 2 लेते हैं। एक्विजिशन डेट यहाँ इस केस में 30 जून 2023 की है और कंसोलिडेशन की डेट 31 मार्च 2024 की है। रिटेन अर्निंग्स की बात करें अब द सब्सिडरी कंपनी 31 मार्च 23 की 3 लाख। अब यहाँ पे क्या है, डिविडेंड पेड बाय द सब्सिडरी कंपनी ऑन 1 नवंबर 2023 40,000 है। शेयर ऑफ पेरेंट कंपनी 80 और 20 है इन द कंपनी, तो वही सेम है। अब इसमें बट फर्क ये है कि साल के बीच में। सॉल्यूशन करते हैं। एनालिसिस ऑफ द रिजर्व ऑफ द सब्सिडरी कंपनी अपन बनाते हैं। पर्टिकुलर्स की बात करें तो प्री एक्विजिशन रिजर्व और पोस्ट एक्विजिशन रिटेन अर्निंग्स। बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 23 3 लाख था। पोस्ट एक्विजिशन का दिया हुआ नहीं है। इंक्रीज इन द रिटेन अर्निंग्स 8 - 3 यानी कि 5 लाख का इंक्रीज हुआ। इन 3:9 रेशियो में 1.25 और 3.75 लाख इसमें वो कर देते हैं। डिविडेंड पेड बाय द सब्सिडरी कंपनी क्या करा, एडेड बैक कर दिया इन द 3:1 रेशियो में। जो डिविडेंड पे कर रहा है कितना पे किया है, 40,000, वो उसको क्या करेंगे 3:1 के रेशियो में अपन फिर से एड बैक कर देंगे। 4.35 लाख और 4.05 लाख आ जाएगा। शेयर ऑफ द पेरेंट 80 और 20 अपन निकाल लेंगे। अब ये जो एड बैक किया था उसको कहीं से लेस करना पड़ेगा, तो शेयर ऑफ द पेरेंट और एनसीआई से अपन लेस कर देंगे कितना कितना, 80% इसमें से 20% इसमें से। ठीक है। Impact of the fair value on acquisition date of the asset and the liabilities of the subsidiary company. While doing consolidation as per the Ind AS 110, we calculate the net asset of the subsidiary company by analysis of the reserve of the subsidiary company, and those will be carrying amount. But on the acquisition date, we can take our net asset of the subsidiary company at a fair value. अपन क्या करते हैं, उसको टेक कवर करते हैं फेयर वैल्यू पे। So we need to give the impact of the fair value of the assets or liability of the subsidiary company as follow. For liability of the subsidiary company, trade payables की बात करें तो increase in the fair value, that is the fair value more than the carrying amount on the acquisition date. तो ये क्या हो गया अपने लिए, लॉस हो गया। deduct the fair value increase amount from the pre-acquisition reserve of the subsidiary company. और ये जो लॉस हुआ है इसको क्या करेंगे अपन, डिडक्ट करेंगे। डिडक्ट किस में करेंगे, प्री एक्विजिशन रिजर्व ऑफ द सब्सिडरी कंपनी से। Add the fair value increase amount to respective liability in the consolidated balance sheet. ये क्या कर देंगे, रिजर्व को कम कर देंगे और लायबिलिटी को बढ़ा देंगे। ठीक है। और अगर मान लो डिक्रीज होता है तो डिक्रीज के केस में गेन होता है, तो गेन के केस में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे फेयर वैल्यू इन द प्री एक्विजिशन रिजर्व और डिक्रीज कर देंगे लायबिलिटीज। फेयर वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज अमाउंट इन द लायबिलिटी ऑफ द सब्सिडरी कंपनी विल बी गिवन इन द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में आपको दी हुई होगी
फॉर अब असेट्स में होता है, मान लो फॉर द असेट्स ऑफ द सब्सिडरी कंपनी, एग्जांपल लैंड, इन्वेस्टमेंट, प्लांट एंड मशीनरी, इस केस में क्या होता है, इंक्रीज इन द फेयर वैल्यू, तो उसका मतलब गेन होता है। गेन होता है तो आपको रिजर्व, प्री एक्विजिशन रिजर्व में आपको एड बैक कर देना है और एसेट्स भी आपको बढ़ा देना है। अगर लॉस होता है यानी कि डिक्रीज होती है उनकी वैल्यू, तो उस केस में फेयर वैल्यू उसकी डिक्रीज होती है कैरिंग अमाउंट से, तो उस केस में आपको डिक्रीज कर देना है प्री एक्विजिशन रिजर्व को और डिक्रीज कर देना है आपको असेट्स को। Note, amount of the fair value increase or decrease in the assets of the subsidiary company will be given in the question, but in case of the depreciable asset, अगर depreciable asset है तो we may have to calculate the amount of the fair value increase or decrease as follows। अपन को ऐसे अपन को increase और decrease निकालना पड़ेगा। fair value date as on the acquisition date और उसमें से carrying amount of the asset on the acquisition date, तब आपकी फेयर वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज निकल के आएगी, यानी कि एक्विजिशन की डेट तक का आपको डिप्रिशिएशन उसमें से लेस करना होगा। ठीक है, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 24 है। एक्विजिशन डेट आपकी 1 अक्टूबर है। कंसोलिडेशन की डेट 31 मार्च 24 है। कैरिंग अमाउंट यानी बुक वैल्यू ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी एज ऑन 31 मार्च 13,50,000 रुपये है। डेप्रिशिएशन 10% है, तो 13,50,000 का डेप्रिशिएशन, साल का डेप्रिशिएशन 1,35,000 होता है, लेकिन अपन साल के बीच में एक्वायर कर रहे हैं, तो 1,35 का आधा कितना हो गया, और सॉरी 31 मार्च को 13 लाख, हाँ अपन 31 मार्च को कंसोलिडेट कर रहे हैं, तो 13 ये डेप्रिशिएशन लेस करने के बाद की वैल्यू है 13,50,000, तो उसकी फुल वैल्यू कितनी होगी एज ऑन 1 अप्रैल 2023 को, तो 15 लाख। 15 लाख का 10% अपन ने निकाला, कितना आया 1.5 लाख। 1.5 लाख का आधा यानी कि 6/2, क्योंकि साल के बीच में अपन वो कर रहे हैं, तो वो अपन लेस करेंगे तो कैरिंग वैल्यू आएगी एज ऑन एक्विजिशन डेट। ठीक है, तो वो वैल्यू निकल के आ गई 14,25,000 रुपये। 14,25,000 और फेयर वैल्यू कितनी है 20 लाख, तो ये 575 इंक्रीज इन द फेयर वैल्यू गेन और लॉस ऐसे अपना निकल के आएगा। इन केस ऑफ द डेप्रिशिएबल असेट, एडिशनल इफेक्ट फॉर द डेप्रिशिएशन ड्यू टू इंक्रीज और डिक्रीज इन द फेयर वैल्यू ऑफ द असेट्स ऑफ द सब्सिडरी विल आल्सो बी द गिवन। डेप्रिशिएशन ऑन फेयर वैल्यू ऑफ द असेट्स फ्रॉम एक्विजिशन डेट टू कंसोलिडेशन डेट। अब आपको फेयर वैल्यू पे, आपको अगर मान लो फेयर वैल्यू इंक्रीज हो जाती है तो फेयर वैल्यू पे आपको डेप्रिशिएशन लगाना है। अगर मान लो फेयर वैल्यू इंक्रीज नहीं होती यानी कि कम रहती है, तो उस केस में कैरिंग अमाउंट पे आपको डेप्रिशिएशन लगाना है। ठीक है, और डेप्रिशिएशन फेयर वैल्यू ऑफ असेट लेस करना है डेप्रिशिएशन ऑन ओरिजिनल अमाउंट ऑफ द असेट। ये जो डिफरेंस आया, एडिशनल डेप्रिशिएशन टू बी चार्ज फ्रॉम P&L account. Additional depreciation to be deducted from the post-acquisition retained earning of the subsidiary company and deduct from the respective asset in the consolidated balance sheet. और ऐड करना है डेप्रिसिएशन टू बी रिवर्स के केस में अगर हो तो ऐड टू द पोस्ट एक्विजिशन रिटेन अर्निंग ऑफ द सब्सिडरी और ऐड टू द रेस्पेक्टिव एसेट इन द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। एज पर द वो एग्जांपल, अगर डेप्रिसिएशन एज ऑन फेयर वैल्यू 1 अक्टूबर 2023 से 31 मार्च 2024 के बीच में कितने का हो गया 20 लाख इंटू 10%, यानी कि 2 लाख पे 10% और 6 महीने के हिसाब से आपका 1 लाख हो गया। लेकिन अगर कैरिंग अमाउंट यानी कि ओरिजिनल अमाउंट होता तो उस केस में आपको 75,000 का डेप्रिसिएशन लगता, तो 25,000 का जो एडिशनल डेप्रिसिएशन है वो आपके पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट से आपको कम करना रहेगा, और ये जो 25,000 है वो आपको असेट से भी कम करना रहेगा। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। कैरिंग अमाउंट ऑफ द P&L एज ऑन 31 मार्च 2023 13,50,000 प्लस फेयर वैल्यू इंक्रीज कितना है 575, तो 19,25,000। उसमें से जो एडिशनल डेप्रिसिएशन और चार्ज हुआ है वो आप इसमें ऐड कर दोगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। If there is increase decrease in the fair value of the inventory of the subsidiary company on the acquisition date, that inventory gets sold after the acquisition date but before the consolidation date। अगर वो इन्वेंट्री, अगर इन्वेंट्री में इंक्रीज डिक्रीज होता है और उस इन्वेंट्री को आपने सोल्ड कर दिया, तो उस केस में क्या होगा, इन दिस केस इफेक्ट ऑफ द प्रीवियसली रिकॉग्नाइज्ड फेयर वैल्यू और इंक्रीज डिक्रीज ऑफ द सच इन्वेंट्री इज रिवर्स एज फॉलोज।
If there was an increase in the fair value of the inventory on the acquisition date, deduct such fair value increase amount from the post acquisition retained earning of the subsidiary, deduct from inventory in the consolidated balance sheet date. If there was decrease in the fair value, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, add such fair value decrease amount of the post acquisition retained earning of the subsidiary company and add to inventory in the consolidated balance sheet. इन्वेंट्री की कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में उसको ऐड कर देंगे और अगर उसकी वैल्यू इंक्रीज होती थी तो उसको लेस कर देंगे. ये थोड़ा सा ट्रीटमेंट है. अनरियलाइज गेन ऑन द इन्वेंट्री. ये गेट खोली दो यार. ये कब होता है अनरियलाइज गेन ऑन इन्वेंट्री? इट हैपन्स व्हेन द सेल और परचेज ऑफ द इन्वेंट्री टेक्स प्लेस बिटवीन द पेरेंट कंपनी एंड द सब्सिडरी कंपनी. मतलब पेरेंट और सब्सिडरी कंपनी के बीच में परचेज सेल होती है किसकी? इन्वेंट्री की. एंड दैट इन्वेंट्री इज लेइंग ऑन द स्टॉक. और वो इन्वेंट्री आपके स्टॉक में पड़ी रह जाती है किसके में? अगर मान लो सब्सिडरी पेरेंट ने खरीदी है वो इन्वेंट्री सब्सिडरी से, वो खरीद तो ली इस साल में, लेकिन कंसोलिडेशन की डेट को भी वो बिका हुआ माल रह जाता है, मतलब इन्वेंट्री पड़ी रह जाती है. तो उस केस में डाउन स्ट्रीम ट्रांजेक्शन, मतलब पेरेंट क्या करती है, गुड्स सोल्ड करती है सब्सिडरी को, तो उसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम ट्रांजेक्शन. तो इस केस में प्रॉफिट कौन कमाया? पेरेंट. स्टॉक किसके पास पड़ा रहेगा? सब्सिडरी. यानी कि अनरियलाइज गेन किसके पास पड़ा रहेगा? सब्सिडरी के पास, सॉरी उसके पास, पेरेंट के पास. अनरियलाइज गेन ऑन द इन्वेंट्री सेल्स अमाउंट माइनस कॉस्ट ऑफ द सच गुड्स, डिडक्ट फ्रॉम द ग्रुप रिटेन अर्निंग. ग्रुप की रिटेन अर्निंग्स में से इसको डिडक्ट कर देंगे और इन्वेंट्री किस में से डिडक्ट करेंगे? कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में से उसको डिडक्ट कर देंगे. और अपस्ट्रीम ट्रांजैक्शन होता है यानी कि सब्सिडीज माल देखेंगे. ट्रीटमेंट ऑफ द अनरियलाइज गेन ऑन द पीपी, यानी कि पीपी पे जो अनरियलाइज गेन है उसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं. तो सबसे पहले बात करते हैं कि अनरियलाइज गेन आता कहाँ से. तो ये तब आता है जब सेल और परचेज होती है पीपी टेकन पैलेस बिटवीन द पेरेंट एंड सब्सिडरी. मतलब पेरेंट सब्सिडरी को बेचता है या सब्सिडरी पेरेंट को बेचता है, क्या? पीपी. एंड दैट पीपी इज लेइंग यानी कि रिमेन अनसोल्ड ऑन द कंसोलिडेशन डेट. और वो पीपी आपके अनसोल्ड पड़ा रहता है आपकी बैलेंस शीट डेट के अंदर. डाउन स्ट्रीम ट्रांजेक्शन्स यानी कि क्या हुआ कि पेरेंट ने सब्सिडरी को सेल किया, तो उस केस में पेरेंट कंपनी सोल्ड पीपी टू सब्सिडरी. अनरियलाइज गेन ऑन पीपी सेल अमाउंट माइनस कैरिंग अमाउंट ऑफ द सच पीपी ऑन द सेल डेट. किस अमाउंट पे आपने सब्सिडरी को सेल किया, जैसे सपोज करो वो कैरिंग अमाउंट 100 पे है, आपने सब्सिडरी को 120 पे सेल कर दिया, तो 120 यानी कि सेल अमाउंट माइनस कैरिंग अमाउंट 100, तो अपना 20 क्या आ जाएगा? अनरियलाइज गेन आ जाएगा. और ये 20 आपको लेस करना होगा डिडक्ट फ्रॉम ग्रॉस ग्रुप के रिटेन अर्निंग से, और दूसरा डिडक्ट करना होगा आपको पीपी इन द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट से. इन दिस केस सब्सिडरी कंपनी वुड हैव चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन द टोटल वैल्यू ऑफ पीपी. अब सब्सिडरी क्या करी होगी, ये 120 पे इसने डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया होगा. तो इस केस में अपन क्या करेंगे, ये जो एक्सेस डेप्रिसिएशन 20 रुपये पे चार्ज हुआ है, चार्ज ऑन अनरियलाइज गेन पोर्शन ऑफ द पीपी इज टू बी रिवर्स एज फॉलोज. अब इसको क्या कर देंगे अपन, रिवर्स कर देंगे. एडिशनल डेप्रिसिएशन टू पोस्ट एक्विजिशन रिटेन अर्निंग, यानी कि ऐड कर देंगे, ऐड टू पोस्ट एक्विजिशन रिटेन अर्निंग ऑफ द सब्सिडरी. सब्सिडरी की जो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में है उसमें ये एडिशनल डेप्रिसिएशन अपन क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे. और ऐड इन पीपी इन द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट. और ये जो पीपी का जो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट है उसमें अपन ऐड कर देंगे. और अगर डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम ट्रांजेक्शन हुआ यानी कि सब्सिडरी कंपनी ने पीपी को सोल्ड किया है, तो ग्रुप में से अपन क्या कर देंगे, इसको सबसे पहले डिडक्ट फ्रॉम द पोस्ट एक्विजिशन रिटेन अर्निंग ऑफ द सब्सिडरी. सब्सिडरी की जो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है रिटेन अर्निंग्स है उसमें से लेस कर देंगे, क्योंकि उसमें वो प्रॉफिट आ रखा होगा, और डिडक्ट कर देंगे पीपी इन द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट. कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के पीपी में से उसको लेस कर देंगे. इस केस में पेरेंट कंपनी वुड हैव चार्ज, पेरेंट कंपनी ने एडिशनल डेप्रिसिएशन चार्ज किया होगा. सो एडिशनल डेप्रिसिएशन चार्ज बाय द पेरेंट कंपनी ऑन अनरियलाइज गेन पोर्शन पीपी इज टू बी रिवर्स्ड एज फॉलो. ऐड टू ग्रुप रिटर्न अर्निंग्स
उसमें ग्रुप की रिटेन अर्निंग में से ऐड कर देंगे और ऐड कर देंगे पीपी इन द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में उसको ऐड कर देंगे। ये ओनली एडिशनल डेप्रिसिएशन की बात है, बाकी अपन को उधर से डिडक्ट करना है। एडिशनल डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन द अनलाइज गेन पोर्शन ऑफ द पीपी इज कैलकुलेटेड एज फॉलो: डेप्रिसिएशन ऑन सेल प्राइस यानी कि परचेज अमाउंट विद इन द ग्रुप माइनस डेप्रिसिएशन ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट। तो ये एडिशनल डेप्रिसिएशन आपका निकल के आ जाएगा। स्टेप 6 में अपन कैलकुलेट करेंगे नेट एसेट टेकन ओवर ऑफ द सब्सिडरी ऑन द एक्विजिशन डेट। एक्विजिशन डेट पे अपने कितना नेट एसेट टेकन ओवर किया वो अपन निकालेंगे। तो वो कैसे निकालेंगे? शेयर कैपिटल ऑफ द सब्सिडरी कंपनी प्लस प्री एक्विजिशन रिजर्व ऑफ द सब्सिडरी कंपनी एज कंप्यूटेड इन द स्टेप 5। स्टेप 5 में जैसे आपने कंप्यूट किया है वैसे निकाल लेंगे एनालिसिस ऑफ द प्रॉफिट के हिसाब से। शेयर कैपिटल ऑफ द सब्सिडरी प्लस प्री एक्विजिशन जो रिजर्व थे, एनालिसिस ऑफ द रिजर्व अपन ने बनाया था, उसमें जो सब्सिडरी कंपनी के रिजर्व है प्री एक्विजिशन वो अपन निकाल लेंगे और इन दोनों का टोटल कर लेंगे तो नेट एसेट की वैल्यू आ जाएगी टेकन ओवर ऑफ द सब्सिडरी एट द एक्विजिशन डेट। स्टेप 7 में अपन कैलकुलेट करेंगे नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट ऑन द कंसोलिडेशन डेट। एनसीआई ऑन द एक्विजिशन डेट क्या हो जाएगी वो आपको लिख देना है। फेयर वैल्यू मेथड और परसेंटेज शेयरिंग ऑफ द नेट एसेट मेथड, यानी कि शेयर ऑफ द एनसीआई परसेंटेज इनटू नेट एसेट टेकन ओवर ऑफ द सब्सिडरी कंपनी, यानी कि स्टेप 6 में जो सब्सिडरी कंपनी का नेट एसेट टेकन ओवर किया है उसका परसेंटेज निकाल लेंगे, एनसीआई का जितना परसेंटेज है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। या दूसरा है कि आप उसकी फेयर वैल्यू मेथड भी आप कंसिडर कर सकते हो। प्लस इसमें ऐड करना है शेयर ऑफ द एनसीआई ऑन द पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व ऑफ द सब्सिडरी। अब जो एक्विजिशन के बाद उसके पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व में उसका जो प्रॉफिट है वो इसमें ऐड कर देंगे। माइनस क्या करेंगे? शेयर ऑफ द एनसीआई ऑन द डिविडेंड पेड बाय द सब्सिडरी कंपनी। जो सब्सिडरी कंपनी ने क्या किया, डिविडेंड पे किया, किसको? एनसीआई को। तो वो हम इसमें से लेस कर देंगे क्योंकि डिविडेंड जो है पे किया है वो ले गए होंगे एनसीआई वाले। माइनस शेयर ऑफ द एनसीआई इन द इम्पेयरमेंट ऑफ द फुल गुडविल। गुडविल में कोई इम्पेयरमेंट किया है तो उसका शेयर, एनसीआई का शेयर क्या है वो आप इसमें लेस कर दोगे तो एनसीआई आ जाएगा। एनसीआई अमाउंट कैन बी नेगेटिव आल्सो, और नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट नेगेटिव भी हो सकता है तो वो आप नेगेटिव भी इसमें डाल सकते हैं। अब स्टेप 8 में अपन कैलकुलेशन ऑफ द गुडविल और कैपिटल रिजर्व ऑन द कंसोलिडेशन डेट। कंसोलिडेशन की डेट पे गुडविल और कैलकुलेट कैसे कैपिटल रिजर्व कैसे कैलकुलेट करते हैं। इट विल बी सेम एज एक्विजिशन डेट। ये एक्विजिशन की डेट पे जो कैलकुलेट हुआ था वही सेम है, अनलेस देयर इज ए इम्पेयरमेंट ऑफ द गुडविल। जब तक कि गुडविल में इम्पेयरमेंट नहीं होता। इट इज़ कैलकुलेटेड एज फॉलोड। पीसी यानी कि पेड अप कैपिटल, नहीं सॉरी, परचेज कंसिडरेशन पेड टू सब्सिडरी कंपनी ऑन द एक्विजिशन डेट, वो आप उसका ले लोगे। दैट इज इन्वेस्टमेंट अमाउंट बाय द पेरेंट कंपनी इन द सब्सिडरी कंपनी। उसमें ऐड कर दोगे एनसीआई ऑन द एक्विजिशन डेट, जो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है उसकी वैल्यू आप ऐड कर दोगे तो टोटल आ जाएगा। टोटल में से आप लेस कर दोगे नेट एसेट टेकन ओवर ऑफ द सब्सिडरी कंपनी ऑन द एक्विजिशन डेट। और जैसे ही आपने लेस किया तो गुडविल निकल के आएगी या कैपिटल रिजर्व निकल के आएगा ऑन द एक्विजिशन डेट। अगर सपोज करो परचेज कंसिडरेशन और पीसीआई ज़्यादा है तो, और ये कम है तो ये गुडविल आ जाएगी। और अगर मान लो ये कम है, पीसी कम है, यानी कि परचेज कंसिडरेशन और एनसीआई की वैल्यू कम है और नेट एसेट टेकन ओवर ज़्यादा है तो उस केस में कैपिटल रिजर्व आपका बन जाएगा। और अगर इम्पेयरमेंट ऑफ द गुडविल कुछ हुई है तो वो लेस कर देंगे तो गुडविल ऑन द कंसोलिडेशन डेट आपकी निकल के आ जाएगी। अब इम्पेयरमेंट ऑफ गुडविल कैसे होगी? पार्शियल गुडविल व्हेन एनसीआई इज एज पर द परसेंटेज ऑफ द नेट एसेट मेथड। तो उस केस में गुडविल बिलोंग्स टू द पेरेंट कंपनी ओनली, और वो जो गुडविल होगी वो क्या होगी? पेरेंट कंपनी से ही बिलोंग करेगी।
Impairment on the loss on the goodwill will be borne by the parent company only, that is deduct total impairment loss on the goodwill from the group retained earnings. Group retained earnings से ही आपको goodwill को लेस करना पड़ेगा जो impairment हुआ है। एंट्री क्या होगी? ग्रुप रिटेंड अर्निंग अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। और अगर फुल गुडविल होती है व्हेन एनसीआई इज एज पर द फेयर वैल्यू मेथड, एनसीआई को आपने नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट को आपने फेयर वैल्यू मेथड पे आपने मेजर किया है तो गुडविल बिलोंग्स टू द बोथ पेरेंट कंपनी एंड एनसीआई कंपनी, हेंस इम्पेयरमेंट लॉस गुडविल विल आल्सो बी बोर्न बाय द बोथ पेरेंट कंपनी, डिडक्ट फ्रॉम द पेरेंट कंपनी इन द इम्पेयरमेंट लॉस ऑफ गुडविल फ्रॉम द ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग्स। तो क्या होगा? डिडक्ट शेयर ऑफ द एनसीआई इन द इम्पेयरमेंट लॉस। लॉस ऑफ गुडविल एनसीआई से भी अपन लेस करेंगे और ग्रुप एंटिटी के से भी लेस करेंगे। तो एंट्री क्या होगी? ग्रुप रिटेंड अर्निंग अकाउंट डेबिट, एनसीआई अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। तो ये ध्यान रखना है कि अगर फेयर वैल्यू मेथड अगर फॉलो करते हैं तो ये माना जाएगा कि दोनों की गुडविल में ही लॉस हुआ है। दोनों गुडविल में लॉस हुआ है तो दोनों का ही रिजर्व या दोनों का ही जो वैल्यू है वो लेस करनी पड़ेगी। तो उसके इसमें ग्रुप एंड की रिटेंड अर्निंग भी अपन लेस करेंगे और एनसीआई भी लेस करेंगे। और अगर परसेंटेज शेयर नेट एसेट मेथड में परसेंट इन द नेट शेयर ऑफ द नेट एसेट मेथड फॉलो करते हो तो आप केवल ग्रुप एंटिटी की ही में से ही उसको लेस करेंगे। अब कैलकुलेशन ऑफ द ग्रुप रिजर्व और कंसोलिडेशन रिजर्व अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे? कंसोलिडेटेड अदर एंटिटी फाइनल बैलेंस ऑन द कंसोलिडेशन डेट, रिटेन्ड अर्निंग, जनरल रिजर्व, अदर रिजर्व टोटल। पेरेंट कंपनी का ऑन रिजर्व बैलेंस एज ऑन कंसोलिडेशन डेट, खुद का ऑन बैलेंस आ जाएगा। उसके बाद शेयर ऑफ द पेरेंट कंपनी इन द पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व ऑफ द सब्सिडरी वो आ जाएगा। फिर उसके बाद माइनस कर देंगे शेयर ऑफ द पेरेंट कंपनी इन द डिविडेंड पेड बाय द सब्सिडरी कंपनी। सब्सिडरी कंपनी के द्वारा पेरेंट कंपनी को डिविडेंड दिया है वो अपन इसमें से लेस कर देंगे। सब्सिडरी कंपनी के द्वारा पेरेंट कंपनी को जो डिविडेंड दिया है वो लेस कर देंगे इफ एनी। शेयर ऑफ द पेरेंट कंपनी इन द इम्पेयरमेंट गुडविल, पेरेंट कंपनी का जो शेयर है गुडविल वो है वो लेस कर देंगे। अनरियलाइज गेन कोई है तो वो अपन लेस कर देंगे डाउन स्ट्रीम ट्रांजेक्शन के केस में। एडिशनल डेप्रिसिएशन है वो ऐड कर देंगे ऑन अनरियलाइज गेन पोर्शन ऑफ द पीपी इन द अपस्ट्रीम ट्रांजेक्शन। ठीक है, एनी अदर एडजस्टमेंट कोई होगा तो वो अपन ऐड लेस कर देंगे और जो निकल के आएगा वो ग्रुप का रिजर्व आ जाएगा। प्रिपरेशन ऑफ द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, ऐड करना आपको लाइन बाय लाइन all item of the asset and liability of the parent company and subsidiary company at full amount as appearing in their separate balance sheet of the consolidated debt except investment amount by the parent company in the subsidiary company। मतलब इन्वेस्टमेंट को नहीं लेना है जितना कि आपने इन्वेस्ट किया सब्सिडरी में। शेयर कैपिटल ऑफ द सब्सिडरी वो भी नहीं लेना है। रिजर्व एंड सरप्लस ऑफ द सब्सिडरी वो भी नहीं लेना है। उसके इसमें आपका एनसीआई और वो जो ग्रुप रिजर्व है वो आ जाएगा करके। रिकॉग्नाइज करना है आपको गुडविल और कैपिटल रिजर्व एंड एनसीआई ऑफ द कंसोलिडेटेड डेट एज कैलकुलेटेड इन द स्टेप 7 और 8। आपको इनकी जगह आपको क्या लिखना है? गुडविल या कैपिटल रिजर्व और एनसीआई आपको लिखना है। गिव इम्पैक्ट ऑफ द फेयर वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज इन द एसेट लायबिलिटी ऑफ द सब्सिडरी कंपनी एज डिस्कस्ड इन द स्टेप 5। आप इम्पैक्ट दे दोगे अनरियलाइज गेन ऑन इन्वेंट्री और पीपीई का। एलिमिनेट कर देंगे इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शन, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल्स हैं उनको आप अगर आपस में क्रॉस वो है तो उनको आप कैंसिल कर दोगे। बिटवीन पेरेंट एंड सब्सिडरी लोन गिवन वाले हैं वो ख़त्म कर देंगे। प्रिपरेशन ऑफ द कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ द पीएनएल, यहाँ भी आपको लाइन बाय लाइन आपको सभी आइटम को ऐड करते हुए चलना है। ठीक है, गिव आप इम्पैक्ट दे दोगे आइटम अफेक्टिंग पीएनएल अकाउंट ऑफ विच एडजस्टमेंट आर अपेयरिंग इन द पोस्ट एक्विजिशन रिटर्न अर्निंग ऑफ सब्सिडरी। एलिमिनेट कर देंगे अपन इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शन, परचेज सेल है तो उनको अपन कैंसिल कर देंगे। फाइनली प्रेजेंट टोटल पीएनएल एट्रीब्यूटेबल टू द पेरेंट कंपनी एंड एनसीआई। आप नीचे इसमें कितना पेरेंट को जाएगा और कितना एनसीआई को जाएगा वो अपन इसमें कैलकुलेट कर लेंगे। स्टेप 12 में प्रिपरेशन ऑफ द कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, ऐड करना है यहाँ भी लाइन बाय लाइन ऑल आइटम ऑफ द कैश एंड एलिमिनेट कर देंगे इंट्रा ग्रुप कैश ट्रांजेक्शन, दोनों के बीच में जो इंट्रा ग्रुप कैश ट्रांजेक्शन हुए हैं उनको ख़त्म कर देंगे। एंड इन केस ऑफ द डिविडेंड पेड बाय सब्सिडरी कंपनी ओनली पेरेंट कंपनी शेयर इज एलिमिनेटेड।
अब अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है कैश कंसोलिडेशन प्रोसीजर इन केस ऑफ द चेन होल्डिंग। अब चेन होल्डिंग के केस में अपन कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे, कैसे उसका कंसोलिडेशन करेंगे, वो आज हम देखेंगे। इस केस में चेन होल्डिंग का मतलब क्या होता है, जैसे कोई पेरेंट कंपनी है, ये क्या कर रही है, किसी 80% होल्ड कर रखी है किसी एक सब्सिडरी S1 कंपनी में, और S1 किसी दूसरी कंपनी में 60% होल्ड कर रखी है S2 में। तो ये क्या होगी, S2 इसकी सब्सिडरी होगी और S2 फिर इसकी भी सब्सिडरी होगी, यानी कि चेन के थ्रू ये सब्सिडरी डायरेक्ट रूप से ना होकर इनडायरेक्ट रूप से ये इसकी होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी का रिलेशनशिप इनमें रहता है। तो सर इनको कंसोलिडेशन अपन कैसे करेंगे, तो उनको कंसोलिडेशन करने के लिए concept for preparing CFS at each year end will remain the same as discussed in the above topic। जो कंसोलिडेशन का प्रोसीजर है और कॉन्सेप्ट है वो सेम पहले जो इससे डिस्कस करे थे वो रहेगा। और पेरेंट कंपनी शुड अप्लाई द फॉलोइंग स्टेप इन प्रिपेयरिंग द CFS। परसेंटेज शेयर ऑफ द पेरेंट कंपनी in the subsidiary S1 S2 on the consolidation date। in S1 डायरेक्टली गिवन 80% है, S2 में 48% के हिसाब से उसका शेयर रहेगा। स्टेप 2 आप क्या करोगे, परसेंटेज शेयर ऑफ द NCI इन द सब्सिडरी कंपनी S1 S2 ऑन कंसोलिडेशन डेट अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे, 100 - 80 = 20% और 100 - 48 = 52%। तो ये आपका NCI का जो शेयर है वो निकल के आ गया, ठीक है। For S1 given date in the question normally are discussed in the step 3 of the above topic। As for S2 date of acquisition will be considered as later of the following। Acquisition date of the S1 by the P, जो भी लेटर होगी वही होगा, या तो P ने S1 को कब एक्वायर किया वो डेट, या S2 ने S1 को कब एक्वायर किया, दोनों में से जो भी लेटर डेट। जैसे सपोज करो कि आपने P ने S1 को एक्वायर कराया 1/4/23 को और S1 ने इसको एक्वायर कराया 1/4/24 को। तो P टू S के केस में तो 1/4/23 हो गया, और लेकिन S2 के केस में इन दोनों में से जो भी लेटर होगा यानी कि 1/4/24 है वो आपका होगा। अब दूसरा केस ये हो सकता है कि S1 ने S2 को एक्वायर करा 1/4/23 को, सॉरी 1/4/23 को एक्वायर कर लिया S1 ने S2 को, लेकिन P ने S1 को कब एक्वायर करा, इसको करा 1/4/24 को या 1 जून 24 को मान लो। तो इस केस में एक्विजिशन डेट P2S क्या होगी, 1/6/24 P2S1 के केस में, और P2S2 के केस में इन दोनों में से जो भी लेटर यानी कि इस केस में भी 1/6/24 ही मानी जाएगी। तो इस एग्जांपल से आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि एक्विजिशन डेट अपन क्या लेने वाले हैं, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। स्टेप 4 में डेट ऑफ कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन की डेट क्या लेने वाले हैं, तो वो जो जिस डेट को कंसोलिडेशन करना है आपको लास्ट बैलेंस शीट डेट को, वही डेट ऑफ कंसोलिडेशन आपकी होगी। एनालिसिस ऑफ द रिजर्व ऑफ द सब्सिडरी S1 और S2 के लिए अपन बना लेंगे। इट विल बी डन सेपरेटली फॉर ईच सब्सिडरी ऑन द सेम वे एज डिस्कस्ड इन द स्टेप 5 अबव। कैलकुलेशन ऑफ द नेट एसेट टेकन ओवर ऑफ द सब्सिडरी S1 S2 ऑन द एक्विजिशन डेट। शेयर कैपिटल ऑफ द सब्सिडरी कंपनी, नेट एसेट टेकन ओवर शेयर कैपिटल ऑफ द सब्सिडरी कंपनी प्लस प्री एक्विजिशन रिजर्व वो कर देंगे, और परसेंटेज इस पर अप्लाई, ये जो टोटल आ जाएगा वो नेट एसेट आ जाएंगे। और NCI की कैलकुलेशन अपन कैसे करेंगे, NCI ऑन द एक्विजिशन डेट, सेम वैसे की वैसे। शेयर ऑफ पोस्ट एक्विजिशन इन द सब्सिडरी, पोस्ट एक्विजिशन रिजर्व ऑफ द सब्सिडरी। नेक्स्ट है स्टेप 10 प्रिपरेशन ऑफ द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। अब जो ऊपर स्टेप आपको बताई गई है उसके हिसाब से अपन इसका कंसोलिडेशन कर लेंगे। अब कुछ एडिशनल पॉइंट और बचे हैं। परचेज ऑफ एडिशनल स्टेक इन द सब्सिडरी कंपनी आफ्टर एक्विजिशन ऑफ द कंट्रोल बाय द पेरेंट कंपनी। सपोज करो कोई सब्सिडरी कंपनी है, उस कंपनी में आप और एडिशनल, जैसे मान लो पहले आपने 60% स्टेक होल्ड कर रखा था, अब आप उसमें मान लो 10% और स्टेक आप उसमें परचेज कर रहे हो, तो उस केस में क्या ट्रीटमेंट होगा।
तो उसके इसमें जनरल एंट्री इन द एसएफएस सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय द पेरेंट कंपनी फॉर एक्विजिशन ऑफ द एडिशनल स्टेक इन सब्सिडरी कंपनी होगा। इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी कंपनी अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट हो जाएगा। ये सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एंट्री हो जाएगी, ठीक है। अकाउंटिंग इन द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल बाय द पेरेंट कंपनी फॉर एक्विजिशन ऑफ द एडिशनल स्टेक इन द सब्सिडरी कंपनी क्या होगी, तो शेयर ऑफ द एनसीआई विल डिक्रीज। इससे क्या होगा कि एनसीआई का शेयर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। हेंस वी हैव टू रिड्यूस द एनसीआई टू द एक्सटेंट ऑफ द एडिशनल स्टेक परचेज बाय द पेरेंट कंपनी। एंट्री होगी एनसीआई अकाउंट डेबिट प्रपोर्शनेट कैरिंग अमाउंट ऑफ द एनसीआई। लॉस ऑन एक्विजिशन ऑफ द एडिशनल स्टेक इन सब्सिडरी, अगर एडिशनल स्टेक लेने से आपको लॉस होता है तो वो डेबिट हो जाएगा, टू बैंक या कैश हो जाएगा, और गेन होता है तो क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। ये आपको करना है। कंसोलिडेटेड अदर इक्विटी मींस ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग, ग्रुप की रिटेन्ड अर्निंग्स है उसमें चला जाएगा। एग्जाम्पल अपन लेते हैं, सपोज करो 1/4/22 को ए लिमिटेड ने 70% से स्टेक एक्वायर किया बी लिमिटेड ने। ऑन 31 मार्च 24 ए लिमिटेड एक्वायर अनदर 10% स्टेक इन बी लिमिटेड बाय पेइंग कैश ऑफ द 2600। कैरिंग अमाउंट ऑफ द एनसीआई 30% की कैरिंग अमाउंट कितनी है, 6600 है। तो जनरल एंट्री अपनी क्या होगी, एनसीआई अकाउंट डेबिट प्रोपोर्शनेट वैल्यू से कम हो जाएगा 600। अगर 30% है तो 10% कितना, तो वो आपका निकल के आता है 2200 रुपये। अब 2200 को आपने कितने में खरीदा, 2600 में खरीदा, 400 का आपको क्या हो गया, लॉस हो गया। तो अदर एंटिटी यानी कि लॉस ऑन एक्विजिशन ऑफ द एडिशनल स्टेक इन सब्सिडरी अकाउंट डेबिट या अदर इक्विटी अकाउंट डेबिट टू कैश कर देंगे 2600। सेल ऑफ स्टेक इन द सब्सिडरी बाय द पेरेंट कंपनी, सपोज करो सब्सिडरी कंपनी में स्टेक अपन शेयर करते हैं, उस केस में क्या एंट्री होगी, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन सेल ऑफ द स्टेक इन सब्सिडरी अकाउंट डेबिट, अगर कोई लॉस होता है तो टू इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी, और गेन होता है तो टू गेन ऑन सेल ऑफ द सब्सिडरी। और ये जो प्रोपोर्शनेट कैरिंग अमाउंट है वो आप इसमें लेस कर दोगे इन्वेस्टमेंट में से, ठीक है। अकाउंटिंग इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय द पेरेंट कंपनी फॉर सेल ऑफ स्टेक इन द सब्सिडरी कंपनी, तो उस केस में क्या हो जाएगा, लॉस। अगर मान लो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, अगर लॉस, अगर सेल की वजह से आपका सब्सिडरी कंपनी पे कंट्रोल खत्म नहीं होता, यानी कि फिर भी वो आपकी सब्सिडरी कंपनी रहती है, तो उस केस में एंट्री होगी कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। लॉस ऑन सेल ऑफ स्टेक इन द सब्सिडरी कंपनी अकाउंट डेबिट टू एनसीआई, क्योंकि एनसीआई की वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है। और अगर गेन होता है तो गेन ऑन सेल ऑफ द स्टेक इन द सब्सिडरी कंपनी अकाउंट डेबिट हो जाएगा। एनसीआई का क्या अमाउंट से होगा, कैरिंग अमाउंट ऑफ द नेट एसेट ऑफ द सब्सिडरी एंड गुडविल ऑन द सेल डेट इनटू परसेंटेज स्टॉक सेल बाय द पेरेंट कंपनी। क्या है, एनसीआई का जो स्टॉक नेट एसेट की जो वैल्यू होगी प्लस गुडविल होगा सेल डेट का इनटू परसेंटेज, जितना परसेंटेज आपने सेल किया उतना आपका एनसीआई में चला जाएगा, और बैलेंस अगर वो होगा तो वो उसमें चला जाएगा, किसमें, एनसीआई में। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो ए लिमिटेड ने परचेज किया 80% स्टेक इन बी लिमिटेड इन 2021 फॉर 1040। 1/4/23 को ए लिमिटेड सेल करता है, 1/4/23 को ए लिमिटेड सेल करता है 25% स्टेक इन बी लिमिटेड फॉर 500। अब 85 में से 25 या फिर भी 55% बचा, तो कैरिंग अमाउंट ऑफ द नेट एसेट ऑफ द सब्सिडरी इज 1300 एंड गुडविल इज 200। तो टोटल कैरिंग अमाउंट कितनी हो गई, 1500। अब 1500 का 25% अगर निकालते हैं तो कितना परसेंट अपन ने एनसीआई कम किया, तो वो अपना निकल के आता है ये निकल के आता है अपना 375। मैं ग्रुप की बात कर रहा हूँ अभी। 375 का आपने एनसीआई आपने बढ़ा लिया, तो एनसीआई 375 केस कितना आया आपके पास 500, तो गेन कितना हो गया 500 के बदले आपने 375 की नेट एसेट आपने सोल्ड कर दिया एनसीआई को, तो वो एनसीआई आपका बढ़ जाएगा टू गेन ऑन द सेल ऑफ स्टेक, ये आपके कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में हो जाएगा। लेकिन सेपरेट फाइनेंशियल अकाउंट में क्या एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट इन बी लिमिटेड। बी लिमिटेड के इन्वेस्टमेंट कितना आपका कम हुआ
1040 का था, इसमें 25% स्टेक आपने बेच दिया तो 20 डिवाइड बाई 80, 325 अपन कम कर देंगे प्रोपोर्शनेट, और गेन ऑन सेल ऑफ द स्टेक बैलेंसिंग P&L में ले जाएंगे। अब सपोज करते हो कि आपने जो स्टेक सेल किया उसकी वजह से आपका जो सब्सिडरी पे था वो कंट्रोल ख़त्म हो गया, तो उस केस में क्या अपन को स्टेप फॉलो करना है, तो रिकॉग्नाइज अमाउंट रिसीव्ड फॉर द सेल इन स्टेक ऑफ द सब्सिडरी कंपनी, दैट इज कैश और बैंक अकाउंट को अपन रिकॉग्नाइज कर देंगे। डी रिकॉग्नाइज कर देंगे कैरिंग अमाउंट ऑफ द नेट एसेट ऑफ द सब्सिडरी एंड गुडविल ऑन द सेल डेट, जो नेट एसेट जो सब्सिडरी की थी और गुडविल थी उसको डी रिकॉग्नाइज कर देंगे। डी रिकॉग्नाइज कर देंगे कैरिंग अमाउंट ऑफ द NCI ऑन द सेल डेट, इट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन, अदरवाइज कैलकुलेट एट इट, कैलकुलेशन करना पड़ेगा, या तो क्वेश्चन में दिया हुआ होगा अदरवाइज कैलकुलेशन करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, इफ NCI इज एज पर द carrying amount of the net asset of the subsidiary on the date of sale into the percentage share of the NCI before the sale of stake। जो नेट एसेट की कैरिंग अमाउंट है मल्टीप्लाइड कर लो NCI का स्टेक कितना है। अगर NCI अगर आपने फेयर वैल्यू पे नहीं करी, सॉरी अगर NCI आपने फेयर वैल्यू पे मेजर करी तो कैरिंग अमाउंट ऑफ द नेट एसेट ऑफ द सब्सिडरी एंड गुडविल ऑन द सेल डेट और परसेंटेज ऑफ द NCI मेथड, ठीक है। इस केस में गुडविल को शामिल भी करेंगे परसेंटेज स्टेक निकालने में, इस केस में गुडविल शामिल नहीं करेंगे, यानी कि नेट एसेट वैल्यू आपने फॉलो करी है, ठीक। तो ऐसे करके अपन NCI की वैल्यू निकाल लेंगे और उसको क्या कर देंगे, डी रिकॉग्नाइज कर देंगे। रिकॉग्नाइज स्टेक रिटेन्ड इफ एनी इन द सब्सिडरी कंपनी बाय पेरेंट कंपनी एज इन्वेस्टमेंट एट फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू कैसे होगी, फेयर वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट रिटेन्ड विल बी द गिवन इन द क्वेश्चन, अदरवाइज कैलकुलेट करना पड़ेगा कैरिंग अमाउंट ऑफ द नेट एसेट ऑफ द सब्सिडरी और गुडविल ऑन द सेल डेट मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज जो स्टेक आपने रिटेन किया है, ठीक है। और डिफरेंस इन द ऑल दिस फोर आइटम जनरल एंट्री विल बी रिकॉग्नाइज इन द P&L अकाउंट एज गेन, अगर होता है तो क्रेडिट और लॉस होता है तो आप डेबिट कर देंगे। जनरल एंट्री क्या होगी, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट जितना आपको पैसा मिला है, NCI अकाउंट डेबिट जितना से आप डी रिकॉग्नाइज कर रहे हो, अगर फेयर वैल्यू मेथड कर रहे हो तो गुडविल और नेट एसेट का जो परसेंटेज स्टेक है वो मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर मान लो फेयर वैल्यू मेथड फॉलो नहीं कर रहे हो तो नेट एसेट का जो परसेंटेज स्टेक है NCI का उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, वो आ जाएगा। फिर टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट जितना आपका कैरिंग अमाउंट का पोर्शन रिटेन पोर्शन इफ एनी वो है वो आपका डेबिट कर देंगे। टू लॉस ऑन जितना आपने बचा के रखा अपना वो आप डेबिट कर देंगे। तो लॉस होता है तो लॉस ऑन सेल ऑफ स्टेक इन द सब्सिडरी, टू गेन होता है तो गेन ऑन सेल ऑफ सब्सिडरी, टू नेट एसेट ऑफ द सब्सिडरी, टू गुडविल अपन कैरिंग अमाउंट से डी रिकॉग्नाइज कर देंगे। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो ए लिमिटेड ने परचेज किया 80% स्टेक इन बी लिमिटेड इन 2021 फॉर 1040। NCI इज कैलकुलेटेड एज पर द प्रोपोर्शनेट शेयर इन द नेट एसेट मेथड ऑन 1/4/23। ए लिमिटेड सेल करता है 35 स्टेक इन द बी लिमिटेड फॉर 600, 35% बेचा तो यानी कि 45% ही बचा है, और 45% यानी कि इन्वेस्टमेंट अब 45% बचा है। कैरिंग अमाउंट ऑफ द नेट एसेट ऑफ द सब्सिडरी इज 1300 और गुडविल का 200 रुपये है ऑन दिस डेट, इस तारीख को। अब अपन सॉल्यूशन करते हैं, तो सॉल्यूशन करते हैं तो ए लिमिटेड ने 35 स्टेक बेचा तो यानी कि 45% बचा, एंड देयर इज अ लॉस इन द कंट्रोल ऑफ द ए लिमिटेड। जनरल एंट्री फॉर द सेल ऑफ द स्टेक। सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या होगा, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट इन द बी लिमिटेड, कितना प्रोपोर्शनेट का अपन कम कर देंगे 455 और गेन होगा तो उसको रिकॉग्नाइज कर देंगे। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अपन क्या करेंगे, बैंक और कैश और बैंक अकाउंट डेबिट 600, NCI जितना था, NCI कितना था अपना, NCI मैं मान रहा हूँ कि इसमें गुडविल भी दी हुई है तो फेयर वैल्यू मेथड में फॉलो कर रहा हूँ तो 1300 और 200, सॉरी प्रोपोर्शनेट जो नेट एसेट मेथड है वो फॉलो कर रहा हूँ तो 1300 का कितना परसेंट आपका 20%, 1300 का 20% निकल के आता है आपका 260, वो डेबिट कर देंगे। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट कितना आपने स्टॉक रिटेन किया 1040 का,
इनकी 1300 और 200 1500 का 45% आपने इन्वेस्टमेंट रिटेन किया तो ये फेयर वैल्यू पेपर मेजर कर देंगे 675 पे। टू नेट एसेट ऑफ द सब्सिडरी 1300 टू गुडविल अकाउंट 200। अब ये जो बाकी का जो डिफरेंस बचा उसको गेन ऑन सेल ऑफ द स्टैक उसमें ले जाएंगे। एक आता है डीम्ड लॉस ऑफ कंट्रोल इन द सब्सिडरी। इट कुड बी हैपन व्हेन द सब्सिडरी कंपनी फर्दर इश्यू इक्विटी शेयर टू द NCI शेयर होल्डर्स। Some accounting entry will be done as the sale of stake in the subsidiary company except no account amount consideration received by the parent company in this case। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो करंट शेयर होल्डिंग स्ट्रक्चर ऑफ द BE लिमिटेड ऑन 1/4/22 को नंबर ऑफ शेयर्स 30,000 थे, शेयर सेल्ड बाय द BE लिमिटेड, और NCI के पास 20,000 थे, यानी कि 60-40 के रेशियो में आपकी सब्सिडरी। अब 1/4/24 को क्या हुआ कि BE लिमिटेड ने और शेयर इशू करे 25,000 रुपये टू NCI शेयर होल्डर्स एट द 10% शेयर। तो ये 20 + 25 कितना हो गया, 45 इनके पास हो गए, अपने पास 30 रह गए, यानी कि अब स्टैक उल्टा हो गया, 40% जो होल्डिंग के पास रह गया और 60% NCI के हो गया। तो यहाँ पे लॉस हुआ है कंट्रोल ओवर BE लिमिटेड ऑन 1/4/24 हैंस। तो उस केस में क्या हो गया, ये डीम्ड लॉस ऑफ द कंट्रोल माना जाएगा। पेरेंट कंपनी में लूज कंट्रोल इन द सब्सिडरी कंपनी बाय द सेल ऑफ स्टेक इन 2 और मोर ट्रांजेक्शन ऑन द डिफरेंट डेट। एंट्री वही रहेगी, लेकिन जो कंसिडरेशन रिसीव्ड वाली अमाउंट है वो एंट्री नहीं करेंगे। जब कैश और बैंक अकाउंट डेबिट नहीं होगा, बाकी नेट एसेट को वही क्रेडिट कर दोगे, गुडविल को वही क्रेडिट कर दोगे, NCI को डेबिट कर दोगे, इन्वेस्टमेंट को डेबिट कर देंगे, इतना अमाउंट अपने पास रखा हुआ है। ओके गाइस, अगला पॉइंट है पेरेंट कंपनी लूज कर सकती है इन सब्सिडरी बाय सेल ऑफ स्टेक इन 2 और मोर ट्रांजेक्शन इन डिफरेंट डेट। इन दिस केस पेरेंट कैन अमाउंट फॉर सेल ऑफ द स्टेक एज अ सिंगल ट्रांजेक्शन if these transactions are dependent on each other as per the Ind AS 110। मतलब जो लॉस होता है सब्सिडरी का वो 2 स्टेप में भी हो सकता है, यानी कि 2 ट्रांजेक्शन में भी हो सकता है। एक बार 10% बेचा, एक बार 20% बेचा। और अगर ये दोनों ट्रांजेक्शन को सिंगल ट्रांजेक्शन मान लिया जाएगा अगर ये दोनों ट्रांजेक्शन आपस में डिपेंडेंट है। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो A लिमिटेड ने 80% स्टेक होल्ड करता है B लिमिटेड में, विच इज़ डिस्पोज इन द फॉलोइंग 2 ट्रांजेक्शन। 1/4/24 को 25% स्टेक सेल किया 2.5 लाख का, और 30/4/24 को सेल ऑफ 55% स्टेक फॉर 5.5 लाख। अकाउंटिंग फॉर द सेल ऑफ स्टेक विल बी डन बाय अज्यूमिंग दीज एज ये दोनों क्या है, सिंगल ट्रांजेक्शन है। थर्ड केस का क्या आता है, इन केस ऑफ द लॉस ऑफ कंट्रोल इन द सब्सिडरी कंपनी पेरेंट कंपनी इज आल्सो रिक्वायर्ड टू डिक्लासिफाई इट्स शेयर इन OCI। अगर कोई लॉस होता है कंट्रोल में, यानी कि सब्सिडरी आपकी लूज होती है, पेरेंट कंपनी को रिक्वायर रहेगा कि वो जो शेयर्स इन OCI है, रिजर्व ऑफ द सब्सिडरी कंपनी, बाय ट्रांसफरिंग इट टू द P&L। अगर OCI के थ्रू उन्होंने एंट्री करी है तो वो उसको रिकॉग्नाइज करेंगे P&L में, और रिटेन अर्निंग अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द OCI रिजर्व। शेयर इन द रिवैल्यूएशन रिजर्व PPE ऑफ द सब्सिडरी ट्रांसफर टू द रिटेन अर्निंग हो जाएगा। शेयर इन FCTCR फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन रिजर्व ऑफ द सब्सिडरी ट्रांसफर टू द P&L अकाउंट। शेयर इन फेयर वैल्यू रिजर्व रिलेटिंग टू द डेट इन्वेस्टमेंट एट FVTOCI ऑफ द सब्सिडरी ट्रांसफर टू द P&L अकाउंट। शेयर इन फेयर वैल्यू रिजर्व रिलेटिंग टू द इक्विटी इन्वेस्टमेंट एट FVTOCI ऑफ द सब्सिडरी ट्रांसफर टू द रिटेन अर्निंग। शेयर इन द एक्चुरियल गेन और लॉस ऑफ द सब्सिडरी ट्रांसफर टू द रिटेन अर्निंग, मतलब P&L में रिक्लासीफाई कर देना है। अकाउंटिंग फॉर चेंज इन द इन्वेस्टमेंट एंटिटी स्टेटस। अगर इन्वेस्टमेंट एंटिटी स्टेटस में चेंज हो जाता है तो उस केस में क्या अकाउंटिंग होगी। इन्वेस्टमेंट एंटिटी का मतलब होता है कि एक कंपनी दैट इन्वेस्ट फंड्स ऑब्टेन फ्रॉम वेरियस इन्वेस्टर्स इनटू द मल्टीपल कंपनी टू प्रोवाइड रिटर्न टू द इट्स इन्वेस्टर। मतलब मैं एक इन्वेस्टमेंट कंपनी हूँ, मैं क्या करता हूँ, इन्वेस्टमेंट करता हूँ कंपनियों में, अपने जो मेरी कंपनी में जो पैसा लगा रखे उनके रिटर्न के लिए। एग्जाम्पल की बात करें तो म्यूचुअल फंड कंपनी इज एन इन्वेस्टमेंट एंटिटी। इफ ऑन द इन्वेस्टमेंट एंड हैज एनी सब्सिडरी कंपनी बाय इन्वेस्टिंग फंड इन इट शेल नॉट बी कंसिडर्ड एज इज सब्सिडरी। लिए इसकी सब्सिडरी नहीं मानी जाएगी।
It should record its investment in the subsidiary as asset of the FVTPL method. Accounting when the company ceases to be an investment entity, it shall apply to, ये क्या करना पड़ेगा, इसको इंडेस 103 अप्लाई करना पड़ेगा बिजनेस कॉम्बिनेशन का. अकाउंटिंग टू इट्स सब्सिडरी अज्यूमिंग डेट ऑफ चेंज इन द स्टेटस एज डीम्ड एक्विजिशन डेट, और जिस दिन ये इसका स्टेटस चेंज हो जाएगा वो उसका एक्विजिशन डेट मानी जाएंगे. कैरिंग अमाउंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन द सब्सिडरी ऑन द डीम्ड एक्विजिशन डेट इज कंसिडर्ड एज डीम्ड परचेज कंसिडरेशन, और जो कैरिंग अमाउंट होगा इन्वेस्टमेंट का वही आपका कंसिडरेशन मान लिया जाएगा. अकाउंटिंग व्हेन कंपनी बिकम्स एन इन्वेस्टमेंट एंटिटी, अब ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी उस दिन इन्वेस्टमेंट एंटिटी बन जाए. इफ कंपनी हैविंग सब्सिडरी, कंपनी के पास क्या सब्सिडरी है, बिकम्स एन इन्वेस्टमेंट एंटिटी, इट शैल स्टॉप कंसोलिडेटिंग इट्स सब्सिडरी, अपनी सब्सिडरी को कंसोलिडेशन करना बंद कर देगी और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनाना बंद कर देगी फ्रॉम द डेट ऑफ चेंज इन द स्टेटस, और सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना शुरू कर देगी. इस केस में अपन जो सेम अकाउंटिंग फॉलो करेंगे जैसे सेल ऑफ स्टेक इन द लॉस ऑफ कंट्रोल जैसे मेथड फॉलो किया था वैसे की वैसे. डी रिकॉग्नाइज कर देना है कैरिंग अमाउंट ऑफ द नेट एसेट ऑफ द सब्सिडरी एंड गुडविल ऑन द चेंज ऑफ द स्टेटस डेट. डी रिकॉग्नाइज कर देंगे कैरिंग अमाउंट ऑफ द एनसीआई ऑन द चेंज ऑफ स्टेटस डेट. रिकॉग्नाइज कर देंगे इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी at FVTPL on the date of the status change, or difference in all these three items will be recognized in the P&L account. अब आशा करता हूँ कि यह कंसोलिडेशन वाला चैप्टर आपको समझ में आया होगा. अब हम कल पढ़ेंगे जॉइंट अरेंजमेंट, इंड AS 111.